नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से 8वीं क्लास के चैप्टर 5 जंतुओं में जनन के प्रश्न उत्तर को लेकर के। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो सही है उस पर आप निशान लगाइए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो इसका सही जवाब है क, मादा के शरीर में। अगला प्रश्न, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? खंडन, द्विभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन। तो सही जवाब है ख, मुकुलन। अगला प्रश्न, मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? युग्मनज, निषेचन, परागण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है निषेचन। अगला प्रश्न, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? कोई नहीं, 1 या 2 या 4। सही जवाब है एक केंद्रक पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन? सही जवाब है कायांतरण, मतलब मेटामॉर्फोसिस। अगला प्रश्न, द्विखंडन विधि द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में? तो सही जवाब है अमीबा में। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही का मतलब टिक का चिन्ह लगाएं। शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। तो ये सही है, इसमें टिक लगा देंगे। कैसा टिक? तो ऐसा टिक, ठीक है। अगला प्रश्न, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये सही है। अगला, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो ये गलत है। चौथा प्रश्न, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये गलत है। जो युग्मनज है वह एकल कोशिका का बना होता है, जबकि भ्रूण बहुकोशिकीय होता है। अब तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो शुक्राणु कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। तीसरा प्रश्न, युग्मनज विकसित होकर किस चीज़ का निर्माण करता है? किस चीज़ का निर्माण करता है? भ्रूण। चौथा प्रश्न, टैडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो सही जवाब है कायांतरण, मतलब मेटामॉर्फोसिस। 5वां प्रश्न, मनुष्यों में कैसा निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। अब आता है अगला प्रश्न, मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो अंडाणु है वो गोलाकार होता है और जो शुक्राणु है वो लंबा होता है, उसकी पूंछ होती है आगे मुंड जैसा बना होता है। तो जो अंडाणु है उससे मादा युग्मक और जो शुक्राणु है उससे नर युग्मक, ये दोनों का संलयन हुआ तो क्या बन गया? युग्मनज। युग्मनज एक कोशिका है जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जुड़ने से बना है। यही युग्मनज आगे विकसित होकर परिवर्धित होकर भ्रूण बनता है। फिर भ्रूण आगे विकसित होकर गर्भ बनता है और फिर गर्भ जो है वो और विकसित होता है, तो 9 महीने के बाद वो शिशु बन जाता है। अगला प्रश्न नहीं बल्कि इसी का विस्तार
लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखते हैं। आइए, मनुष्य में जब मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु और नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का संयोजन होता है तो एक नई कोशिका का जन्म होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बाद में यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। 5वां प्रश्न, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर होगा, एक ही तरह के जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जीवों का अस्तित्व बना रहता है। 6ठा प्रश्न, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो उत्तर होगा, जब निषेचन मतलब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन या संयोजन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य में, हाथी में, गाय आदि में। और इसी प्रकार जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि मछली और मेढक आदि में होता है। 7वां प्रश्न, अलैंगिक जनन क्या है। उत्तर है, जनन की वैसी प्रक्रिया या वैसा प्रकार जनन का जिसमें संतति की उत्पत्ति के लिए एकल जनक की जरूरत होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि एक जनक कोशिका है तो उसके अंदर का जो केंद्रक है वह भी विकसित होकर के बीच में संकुचित हो जाता है, और जो पूरी अमीबा है कोशिका द्रव्य है वह जो है वह भी बीच में संकुचित होता है। तो आगे जा करके ये 2 नई कोशिकाओं में बंट जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। ठीक है। 8वां प्रश्न, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न हैं। पहला, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिशन। अमीबा जो एकल कोशिकीय जीव है, जनन प्रक्रिया के समय अमीबा की जनक कोशिका का केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कोशिका भी मध्य भाग में संकुचित होकर अंत में विभक्त होकर 2 नई कोशिकाओं में बदल जाती है, और इस तरह के जनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है। चित्र में आप देख सकते हैं एक परिपक्व अमीबा है, वह बीच में संकुचित होता है और 2 नए अमीबा में टूट जाता है। दूसरा है मुकुलन बडिंग। हाइड्रा जैसे जीवों में जनन प्रक्रिया में कुछ संरचनाएं उभर आती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल बाद में प्रवर्धित मतलब बढ़ करके अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर नए हाइड्रा बन जाते हैं। तो हाइड्रा द्वारा अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक हाइड्रा के नीचे में थोड़ा सा वो उभार आ रहा है, फिर वो उभार बड़ा होता जाता है, और फिर आप देख सकते हैं कि एक दिन वह उभार जो है अपने जनक जो है उससे अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है। इसी तरह खमीर में यीस्ट में भी होता है, जो कि एक कवक होता है। आप देख सकते हैं कि केंद्रक है और यह जो पूरा है वह एक जनक कोशिका है। फिर वो केंद्रक और कोशिका जो है थोड़ा बीच में संकुचित होता है, और एक दिन कालांतर में जा करके वो अलग अलग जो है संतति कोशिका में टूट जाती है। तो मैंने बढ़ जाती है या अलग हो जाती है, पहले जैसी जनक कोशिका जैसी वो दिखने लगती है। समझ गए। तो ये हो गया, यीस्ट में भी मुकुलन विधि से जनन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया को का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो इस चित्र को देख करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। चित्र को यदि आप कलाकारी करते हैं, जानते हैं तो आइए उत्तर देते हैं।
शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनते हैं। कई बार बताया, युग्मनज अनेक कोशिकाओं में विभाजित होते रहते हैं। कोशिकाओं के समूहीकरण से कई ऊतक और अंग जो हैं वो बनते हैं और बढ़ते हैं, जिसे भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण लगातार विकसित होता रहता है और धीरे धीरे कई अंग जैसे नाक, कान, आँख, पैर आदि डेवलप हो जाते हैं। तो भ्रूण की जिस अवस्था में शरीर के सभी अंगों की पहचान होने लगती है उसे गर्भ कहते हैं। और 9 महीने में मतलब 270 दिन में गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है, तब नवजात शिशु का जन्म होता है। मतलब माँ के पेट से जमीन पे आ गया तो वह शिशु कहलाने लगेगा। 10वां प्रश्न, 2 जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही पहला अंडा देता है और दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। तो उत्तर दीजिए कि पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा अंडप्रजक। दूसरा प्रश्न है, पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए, जैसे कि मेढक और मछली। तीसरा प्रश्न इसमें है कि दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। तो दूसरे जंतु को जरायुज कहा जाएगा, जैसे मनुष्य, हाथी आदि। तो ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर होता है ख़त्म। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप लोगों को बाकी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर के भी प्रश्न उत्तर चाहिए, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिंक को क्लिक करके सारे प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके प्लेलिस्ट का आप सारे चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पे ऊपर में आई बटन आपको इस जगह पे दिखेगा, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर। और अंतिम बात कि यहाँ पे आपको पॉपअप भी दिखेगा इस जगह पे ऐसे चौखुट, वहाँ भी उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।